हेलो दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं हौसला कोचिंग सेंटर में। सो मैंने सोचा है कि आज से प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करूं और आज मेरा पहला वीडियो है। तो आज मैं संवैधानिक विकास पढ़ाने जा रहा हूं। तो आते हैं बिना देर किए हुए और आप देखिए मेरा कंटेंट कैसा है। देखिए, तो मैं बात करूंगा भारत के संवैधानिक विकास का। अगर मैं बात करूं तो क्या ये इधर आ गया या इससे पहले हम बात करेंगे? तो मैं चलता हूं, आप लोग पढ़े होंगे अगर कभी 9th 10th या 11th में जब भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जब ब्रिटिशर्स ने यानी जब यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आना स्टार्ट कर दिया था सन 1600 ईस्वी में, जब रानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देती हैं, तब लाइन बाय लाइन बहुत सारे कंपनियां भी आनी शुरू हो गई। लेकिन वहीं तक बात नहीं रुका। फिर देखते देखते वो 1757 के प्लासी का युद्ध याद कीजिए, जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है और कहानी वहीं से बदल जाती है। फिर आप वो भी युद्ध याद कीजिए जब बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, जहां पूरे तरीके से अंग्रेजों का दबदबा बढ़ जाता है और वहां पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी भी प्राप्त कर लेते हैं। तब इतने बड़े लेवल पे जब वो कब्जा कर लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा देते हैं। अब क्या होता था कि जब यहां से धन प्राप्त करके इंग्लैंड जाता था और बहुत सारे इंग्लैंड के लोग जो थे इस तरीके से जब वहां अधिकारी जाते थे तो वहां पे काफी लोगों को हे की दृष्टि से देखने लगा वहां के अधिकारियों को। अभी अधिकारियों में भी वहां अराजकता फैल गया। तब लेकर जब ब्रिटिश सरकार ने कुछ नियम बनाए, वहीं आज नियम संवैधानिक विकास या संवैधानिक विकास के हम आगे पढ़ेंगे, जो भारत को एक प्रकार से हम समझ ले कि भारत की अर्थव्यवस्था या भारत को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए। और वही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए संस्थाएं भी बनाई गई। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला कार्य यहां पे किया। तो इसका उद्देश्य क्या था? इन्होंने एक एक्ट लाया जिसको आप सुने होंगे, 1773 का रेंग्युलेटिक एक्ट। अगर मैं सही हूं तो आप ये जरूर सुने होंगे। ये अच्छा, देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पे ये बताना चाहूंगा कि कई बार 1919 का एक्ट याद आ जाता है, जो रोलेट एक्ट है, उससे आप कंफ्यूजन करोगे। अगर कल कोई एग्जाम में ये पूछा जाए कि रेंग्युलेटिक एक्ट कब आया था तो 1773 बताएंगे, ना कि 1919, क्योंकि रोलेट एक्ट और रेंग्युलेटिक एक्ट में अंतर होता है भाई। आगे चलते हैं इसको। तो रोलेट 1773 का रेंग्युलेटिक एक्ट क्या था? तो जो ब्रिटिशों ने सबसे पहले तो इनका उद्देश्य ही था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर नियंत्रण करना, और नियंत्रण करने के लिए आपको कुछ संस्था स्थापित करना पड़ता है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 संस्था स्थापित किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 संस्था थे। एक को कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिनको निवेशक समूह भी कहा गया, और दूसरी संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य बनाए गए। इनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया। ये कंपनी पे निगरानी रखने का काम किए। अब इसके थ्रू और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे इस एक्ट के थ्रू अब जो, अच्छा ये देखिए, आपको पता होगा कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, लेकिन 1773 के एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को
बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब यहां भी कंफ्यूजन होता है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, तो हम आंसर देंगे रॉबर्ट क्लाइव। अगर ये पूछे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हम आंसर रॉबर्ट क्लाइव नहीं देंगे। क्या देंगे? वारेन हेस्टिंग्स। अगर बात किया जाए तो अब भारत में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो ये परिवर्तन सामने है, जैसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया, यानी जो गवर्नर का पहले पद था अब गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी हो गए। तो यहीं पे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य भी थे। तो कुल मिलाकर 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, कितने हो गए? 5। अगर मैं बात करूं बाबू, तो 5 सदस्यों में एक बहुमत आया, यानी कोई भी अगर नियम बनाना होता था तो यहां पे बहुमत की बात होती थी। अब जैसे कि मान लीजिए कि 2 अलग कोई निर्णय पे आता है, 2 अलग। अब इसमें क्या होता था कि अगर अब इसमें जो गवर्नर जनरल थे, अब जिधर आएंगे अगर 3 हो गया, इधर इनके पक्ष में आ गए, तो इनकी बात माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे सदस्य इनकी सहायता के लिए बनाए गए। अच्छा, अगर आप देख सकते हैं कि आज जो आप पढ़ते हो, संसद में बहुमत की सरकार जहां बनती है, ये कहीं ना कहीं यहीं से उठ के आया है। बहुमत के वादे कर रहे हैं लोकसभा में या कहीं भी जो आज हो रहा है, तो यहीं से उठ के आती है। आगे चलते हैं। फिर इसके आगे क्या किए, तो इस एक्ट के तहत मद्रास, अब क्या हुआ, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जो जनरल थे, इस एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल के थ्रू, यानी उनके अधीन काम करेंगे। तो इस एक्ट के तहत यह भी काम किया गया, यानी अब मद्रास के और मुंबई के जो गवर्नर थे अब किसके अधीन काम करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तो इस एक्ट के थ्रू यह भी काम किया गया। इसके अलावा और बेहतरीन काम क्या किया गया? बेहतरीन नहीं कह सकते, मतलब इसके अलावा और क्या क्या किया गया? तो इस एक्ट के तहत 1774 एक्ट किया है, 1773। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये मत समझ लीजिए कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो 1773 के एक्ट के थ्रू ही 1774 में 1 साल बाद स्थापना की गई। अब क्या हुआ, जब स्थापना की गई तो इसके मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए। अब कई बार एग्जाम में आता है कि जो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका नाम याद रखना होगा। इनका नाम है सर एलिजा इम्पे। एक मुख्य न्यायाधीश और इनके 3 अन्य न्यायाधीश है इनकी सहायता के लिए, तो यहां भी ध्यान रखना होगा आपको। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है सिर्फ पढ़ाना, मेरा मकसद ये भी है कि आपको याद भी कराना। नहीं तो आप किताब में भी पढ़ सकते हो या समझ सकते हो। तो यहां पे रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं फिर से पीछे आता हूं, तो हमने पढ़ा क्या? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, उद्देश्य क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन पर नियंत्रण स्थापित करना, भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाएं लाना एक प्रकार से, ताकि ब्रिटिशर को बढ़िया से चलाने का मौका मिल पाए और थोड़ा सा भारतीयों की नजर में अच्छा हो जाए, हाँ भाई वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जाना कि उन्होंने 2 संस्था बनाया, एक का नाम किया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, एक निवेशक समूह था, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसके 24 सदस्य थे जो निगरानी का काम करते थे। फिर इस एक्ट के तहत हमने बताया कि गवर्नर का जो पद था वो गवर्नर जनरल हो गया 1773 के एक्ट के थ्रू। इसके अलावा फिर बंगाल का जो प्रथम गवर्नर अब जब हो गया तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये भी क्लियर हुआ, हमने बताया। इनके 4 सदस्य ये भी बता दिए। फिर हमने बताया कि मद्रास के और मुंबई के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसके बाद हमने ये भी जाना कि 1773 के एक्ट ही तहत 1774 में
कोलकाता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। तो ये भी हमने जाना, जिनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो अब चलते हैं फिर आगे, अब दूसरा एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या है? तो जो भी खामियां थी 1773 के रेंगुलेटरी एक्ट के थ्रू, उस खामियों को थोड़ा सा पूरा किया गया। और इसमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खास है जो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि यहां पे संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया, ये किया गया। इसके अलावा यहां पे देखिए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। अब कंट्रोल से ही पता चलता है कि कंट्रोल करना है ना। अब इसमें 6 सदस्य बनाए गए। इसके कितने सदस्य बनाए गए? 6 सदस्य बनाए गए। अब कल को ये आपसे पूछ दिया जाए कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, तो आप क्या जवाब देंगे? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, अब आते हैं आगे। अब इसके आगे क्या हुआ कि थोड़ा सा इसके गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। अब कारण क्या था? सब वृद्धि का मतलब क्या हुआ? जहां यहां पे क्या थे? 4 सदस्य थे और एक खुद गवर्नर जनरल, तो 5। और इसमें 3 दू का था। अब इसमें क्या हो गया कि 2 का हो गया। जब 4 हो गए, अब पहले यहां पे 4 सदस्य है, अब 4 सदस्य के जगह पर कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 3 सदस्य। 3 सदस्य और एक गवर्नर जनरल मिलकर कितने? 4। अब 4 में अगर बहुमत होगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अकेले, यहाँ पे ये हुआ कि अगर गवर्नर जनरल एक है और एक और उसके साथ में आ जाए तो हो गया ना बहुमत फिर। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे गवर्नर जनरल के अधिकारों का क्या हुआ? वृद्धि हो गया। ठीक है। अगर और बात करें तो अब बहुमत के लिए गवर्नर जनरल को मात्र 1 सदस्यों की समर्थन की जरूरत थी, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये था 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट। अब आते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम, या अब यहां पे क्या है? आपने पढ़ा होगा 9th या 11th में, स्थायी बंदोबस्त, जहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो प्रशासनिक बहुत बड़े क्षेत्र में योगदान दिया, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है उसे। तो अब ये आता है 1786 में कॉर्नवालिस। जब कॉर्नवालिस आया तो इसी के संबंध में खास करके ये एक्ट आया था 1786 का जो संशोधन था। इसने क्या किया कि अब इस एक्ट के तहत अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको सेनापति घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सेनापति। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है कि जो कंट्रोल ऑफ बोर्ड यहां पे स्थापित हुआ था इसके तहत, तो 6 जब सदस्य थे तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी था, जो इनका हेड भी हुआ करता था कंपनी का। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अपने पॉइंट पे। यहां पे तो कॉर्नवालिस को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति। पहले तो गवर्नर जनरल था ही, अब क्या बना दिया गया? मुख्य सेनापति बना दिया गया। अब आते हैं आगे, और क्या है? अब इसके पास कुछ पावर दिया गया, यानी अगर परिषद के, यानी अब आते हैं फिर यहां पे, जब यहां स्टार्ट हुआ था परिषदों के बारे में, बहुमत के बारे में यहां पे स्टार्ट हुआ था फर्स्ट में 1773 के एक्ट में, याद कीजिए, अभी कुछ समय पहले हमने बताया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय जो था, अब वो चाहता है, मान लीजिए गवर्नर जनरल को परिषद का जो निर्णय आया वो पसंद नहीं आया, तो उसको अब रद्द करने का भी अधिकार इसे मिल गया। तो ये था आपका 1786 का संशोधन अधिनियम। लेकिन अगर मैं बात करूं ये सारे अधिनियमों को, तो सारे अधिनियम अभी भी ये सारे संवैधानिक विकास के ही अंदर आए। अभी इसी के थ्रू कहीं ना कहीं मकसद था अंग्रेजों का जो भी था, एक ऐसे ही हमारे भारत में 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक राज नहीं किया। इनकी रणनीतियां थी बहुत सारे, जो हम आगे भी देखेंगे, चाहे वो हिस्ट्री में, अभी तो पॉलिटी है, ये आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं इसको और हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। तो आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, जैसे जैसे जो आएगा। अभी चलते हैं यहाँ पे 1793 का चार्टर एक्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप फिर जब 1858 में जाइएगा, वहां पे जब जाइएगा, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो वहां पे सारे अधिनियम आ जाएंगे। और अब वहां पे देखिएगा आप, जब 1857 की बहुत बड़ी क्रांति होती है और वहां से फिर आप देखिएगा कि सब बदल जाता है। जो गवर्नर जनरल होता है वो
वायसराय में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उस समय पढ़ेंगे, यानी अब इसके आगे जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। अब ये क्या है, तो आपको अभी हमने बताया कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की स्थापना हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय उस समय जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी, ये भी पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो उन्होंने 15 वर्ष तक ही दिया था, लेकिन याद कीजिए यहां पे क्या हुआ कि कंपनी का जो शासन करने का समय था, यहां पे 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया कि लो भाई अब तुम 20 वर्ष और शासन कर लो। चलिए आइए अब ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 1793 का चार्टर एक्ट 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया यहाँ पे कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन क्या हुआ था किस एक्ट के तहत, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इस एक्ट में 1773 के एक्ट में कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन, यानी मद्रास और बंबई के क्या थे, गवर्नर के अधीन आप काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या था कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के पर्यवेक्षण का भी अधिकार प्राप्त हो गया। तो यहां भी ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये था 1793 में, यहां पे ध्यान दीजिएगा किसी के थ्रू 20 वर्ष बढ़ा दिया गया शासन को। अब आते हैं और अगला चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो 1813 का चार्टर एक्ट। अभी आगे जो 1813 के बाद हम कल पढ़ेंगे 1833, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, लेकिन अभी यहां पे ध्यान देते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखिएगा यहां पे 20 वर्ष बढ़ाया था, पुनः क्या किया गया कि 20 वर्ष और कंपनी का शासन क्या कर दिया, फिर से बढ़ा दिया गया। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बड़े मात्रा में मतलब मुनाफा कमाती थी। अब जाहिर सी बात है इंग्लैंड में तो और भी कंपनियां होंगी, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड में बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, तो बाकी कंपनियों में भी होड़ मच गया कि भैया जब तू ओकरा के देता रह तो हमारा के काहे ना देब, वहां के सरकार से लड़ने लगे। सवाल ये है, तब कहा गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या व्यापार करेगी भारत से, हम नहीं करेंगे। बोला कि भाई कर ले, तू भी कर ले, लेकिन यहाँ पे खास चीज ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ कि बाकी जब कंपनियों का भी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया 1813 के जो चार्टर एक्ट है। अब आप सोच लेंगे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो नहीं सर, पूर्ण रूप से नहीं समाप्त किया गया। यहाँ पे दो चीजों को छोड़ दिया गया, एक तो चीन से व्यापार करना, और चाय का जो व्यापार था उस पर एकाधिकार अभी भी बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो आगे चल के 1833 के एक्ट के तहत पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है कि व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि दो एकाधिकार अभी भी बाकी थे, चीन से व्यापार, चाय का व्यापार, इस पे एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ था। वही अब आप देखिएगा कि 1833 के एक्ट के तहत पूर्ण रूप से इसका व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और वहीं पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है उस एक्ट के तहत। का चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे, और 1813 का चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो सिर्फ चीन और चाय के ऊपर से एकाधिकार को छोड़कर बाकी सब पे, जैसे कि हालांकि भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग था तो सब से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा और क्या किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, तो कंपनी के द्वारा जो शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात कही गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो कंपनी थी, जो उनके अधिकारी थे, उन्होंने शिक्षा पे प्रथम बार 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत सर्वप्रथम शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात कही गई थी। तो आप याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि कुछ जो ईसाई धर्म के लोग थे जो इंग्लैंड से आना चाहते थे, वहां पे अब भारत आने की उनको छूट दे दी गई। यानी अब ईसाई मशीनरियों को भारत आने का छूट दिया गया।
ताकि यहाँ पे आए और अपना प्रचार प्रसार जो भी करना था वो करे। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। अगर बात किया जाए तो 1833 का जो एक्ट था ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुआ, तो हमने बताया कि जो 20-20 वर्ष का अंतराल चल रहा था, तो जैसे मैंने बताया कि 1813 में अगर आप जोड़िएगा 20 वर्ष तो 1833 होगा। तो फिर यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि पुनः शासन को, यानी कंपनी के साथ ब्रिटिशों ने क्या किया कि कंपनी के जो शासन था पुनः उसको 20 वर्ष बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अलावा जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके थ्रू, जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके थ्रू जो कंपनी पर से जो एकाधिकार हटाया गया था, और जहां चीन और चाय के एकाधिकार को अभी रखा गया था, उसको क्या किया गया कि उसको भी अब 1833 के तहत उसको भी हटा दिया गया। यानी अब पूर्ण रूप से एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो अब क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। एक तो पूछेगा कि सर्वप्रथम अगर एकाधिकार कब हटा दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हटाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से वहां पे हटाया नहीं गया था। लेकिन पूर्ण रूप से कब हटा दिया गया पूरी तरीके से, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इसके अलावा और बड़ा परिवर्तन क्या था यहाँ पे, तो अब क्या होता था कि जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को भी क्या कर दिया गया, इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। अच्छा, तो ये दूसरा काम था। और तीसरा क्या था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, हमने जैसे बात किया कि जो पहले शुरू से आते हैं, फिर से थोड़ा सा हम बताते हैं, आपको रिकेप लेकर जाते हैं। तो जो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर था, फिर उसके बाद हो गया 1773 के तहत गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स बना, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ना कि पूरे भारत का। लेकिन इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, ये याद रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे अगर देखा जाए तो पहला गवर्नर जनरल अगर बात किया जाए बंगाल का, तो याद कीजिए वारेन हेस्टिंग्स। अगर बात किया जाए सिर्फ बंगाल का गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर बात करें कि पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक्ट भी याद रखना है 1833 के एक्ट के थ्रू। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा और परिवर्तन हुआ, तो आप ये जानेंगे कि इसी के समय में, उस समय सुधारों का जब आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे जब हम, तो वहां पे राजा राममोहन जब सामाजिक सुधार से संबंधित है, और आपको पता होगा कि 1829 में सती प्रथा को भी अंत कर दिया गया था, तो इसी समय में किया गया था एक्ट को लाकर। तो वो वहां पे पढ़ लेंगे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद क्या हुआ कि परिषद में क्या किया गया कि एक विधि सदस्य को लाया गया जो गवर्नर की हेल्प कर सके, यानी गवर्नर जनरल का हेल्प कर सके। विधि यानी कानूनी। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इनको वोट देने या इनको चुनने का ऐसा कोई अधिकार नहीं था, मतलब सीमित अधिकार था, इनका उतना अधिकार नहीं था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो परिषद में एक विधि सदस्य की स्थापना की गई, ठीक है, या कानूनी सदस्य कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे उनको सीमित अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था, सीमित अधिकार दिया गया था। वैसा कुछ अधिकार नहीं था जो वो वोट चुन सके या अपना बात को रखवा सके, ऐसा कुछ नहीं था उतना। अब बात करते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। याद कीजिए, एग्जाम में कई बार आता है कि प्रथम विधि सदस्य या कानूनी कानूनी सदस्य की अगर बात किया जाए तो कौन था, तो याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले था। और ये किस एक्ट के तहत हुआ, तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, तो याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1833 के एक्ट के तहत ही 1843 में, कब, 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा दास्ता यानी दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। आपको याद होना चाहिए, है ना, दास्ता यानी गुलाम, है ना। तो दास प्रथा का अंत
इसी एक्ट ही थ्रू हुआ था, 1833 के एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये था 1833 का एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट पे बात करते हैं। तो 1853 का चार्टर एक्ट उतना खास नहीं है जितना ये है, लेकिन फिर भी जो खास है मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो 1853 के चार्टर एक्ट क्या कहता है, तो याद कीजिए 1773 का एक्ट, जहां आपको हम बताए थे दो संस्था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक जो था वहां पे, जहां एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक प्रोप्राइटर्स था। तो डायरेक्टरों में जो था 24 सदस्य थे। तो अब क्या किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बस 24 सदस्य को घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और क्या किया गया, अब देखिए ध्यान दीजिए, जो कंपनी का अधिकारी होते थे, अब इस एक्ट के तहत यानी 1853 के एक्ट के तहत क्या किया गया कि उनमें प्रतियोगिता परीक्षा कराने लगा कि अब जो कंपनी के जो अधिकारी होंगे, जो भारत में शासन करेंगे, वो परीक्षा देके, है ना, तब वो अधिकारी बनेंगे। यानी कंपनी का अधिकारी बनने के लिए अब परीक्षा आपको देना होगा, यानी प्रतियोगित परीक्षा की भी शुरुआत की गई इस एक्ट के तहत। इसके अलावा और क्या, तो याद कीजिए जो 1833 के तहत जो पूर्ण रूप से लॉर्ड मैकाले यानी जो प्रथम विधि सदस्य था, उनको पावर नहीं था, यानी शक्ति नहीं प्राप्त थी। अब इनको पूर्ण दर्जा मिल गया, यानी ये आप अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से पूर्ण दर्जा इनको कब मिला था, लॉर्ड विधि सदस्य को, यानी यूं कह लीजिए एक शासन को चलाने इनको पावर पूर्ण तरीके से कब मिला, तो याद रखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये था, हमने बताया 1853 तक और 1773 से स्टार्ट किए और 1853 तक। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे 1858 से। अब ये बदल जाएगा क्योंकि 1858 से लेकर अब अधिनियम चलेगा जो 1935 तक चलेगा, है ना। इसको हम आगे देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज पहला मेरा ये क्लास है तो छोटा ही रखते हैं वीडियो। अगर आपका जैसा सपोर्ट होगा तो मैं और वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।